नमस्कार। सत्ता का संग्राम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इस बार नए मेहमानों के साथ, नई पैनल के साथ हम बहस करेंगे मतदान के प्रतिशत पर, बहस करेंगे कमलनाथ की स्वीकार्यता पर और बहस करेंगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर। हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण नेता श्री नारायण पटेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुनंदन सिंह परमार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। 28 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में 56 से ज़्यादा हमारे संवाददाता सुबह से आपको ताज़ा तरीन खबरें दे रहे हैं। 40% से अधिक का मतदान 2 बजे तक हो चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। मतदान किस तरफ जा रहा है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन दोनों ही पार्टी बढ़े हुए मतदान को, तेज गति के मतदान को अपने पक्ष में मान रही है। कांग्रेस के जितने भी नेताओं से, प्रवक्ताओं से हमने यहाँ डिबेट पे बात की, उन सबका ये मानना था कि जो बड़ा हुआ मतदान है, तेज गति का मतदान है, ये कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है क्योंकि कमलनाथ जी के प्रति सहानुभूति की लहर है। लोगों को लगता है कि कमलनाथ जी के साथ धोखा हुआ है, गद्दारी हुई है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस को पूरे 5 साल सरकार चलाने देनी चाहिए थी, असमय उनको कुर्सी से हटा दिया गया, इसलिए लोग सहानुभूति में आकर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का तर्क ये है कि ये बड़ा हुआ मतदान हमारे कमिटेड वोटर्स को हम निकाल के ला रहे हैं, क्योंकि हमारी रणनीति यही थी कि दोपहर 12 बजे तक हम अपने समर्थक मतदाताओं का 50% तक का वोटिंग करवा लें। और भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि जो 15 महीने की सरकार में जो उदासीनता रही, किसानों के कर्जे 2 लाख रुपये तक के माफ़ नहीं हुए, महिलाओं को जो 51,000 रुपये मिलना था वो नहीं मिला, तीर्थ दर्शन योजनाएं बंद हो गई, कल्याणकारी योजनाएं बंद हो गई, उसकी नाराज़गी, प्लस अभी शिवराज सिंह ने जो किसानों के लिए अपना खजाना खोल दिया है, डिफ़ाल्टर होने से बचाया है और उनके खाते में बहुत सारा रुपया, करोड़ों रुपए जो डाल दिया है, उसके कारण मतदाता शिवराज सरकार के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। तो ये वक्त बताएगा कि बड़ा हुआ मतदान किस तरफ गया है। इसके लिए हमें 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चुनाव जो हैं विषम परिस्थितियों में हो रहे हैं, असाधारण परिस्थितियों में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार थोक में विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, थोक में विधायकों ने पार्टी छोड़ी है और पार्टी छोड़कर थोक में विधायक बिना विधायक रहते हुए मंत्री बने हैं और मध्य प्रदेश की जनता की अदालत के बीच में वो आए हैं। तो पहली बार मध्य प्रदेश में इस तरह का चुनाव है। तो ये चुनाव राजनीतिक संस्कृति का भी चुनाव है, ये चुनाव इस बात का भी चुनाव है कि क्या लोगों से, विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर एक निर्वाचित सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है, गिराया जा सकता है। क्या लोग इस्तीफा देकर जनता की अदालत में जब फिर से आएंगे तो उन्हें चुना जाएगा या नहीं। तो तमाम प्रश्न ये उपचुनाव में खड़े हुए हैं। जनता उनका जवाब देने के लिए सड़कों पर आ गई है और लोकतंत्र की ब्यूटी ये है, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि जनता चाहे कितनी ही परेशान हो, बीमार हो, बेरोज़गार हो, गरीब हो या कोविड से परेशान हो, त्रस्त हो, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हो, लेकिन जब लोकतंत्र का महापर्व आता है तो वो उत्साह के साथ, उमंग के साथ वोट देने के लिए सुबह से कतार लगा के खड़ी हो जाती है। यही भारतीय लोकतंत्र की जीत है, यही भारतीय लोकतंत्र की मजबूती है और यही इंडियन डेमोक्रेसी की परिपक्वता है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले राजा शर्मा, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को, जो पूरा चुनाव कैंपेनिंग हुआ और अब जिस तरह से वोटिंग चल रही है? देखिए प्रतीक जी, ये इलेक्शन अपने आप में देश का, मैं केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की राजनीति का दशा और दिशा तय करने वाला इलेक्शन है। ये इस मान से है कि ये इलेक्शन कोई रूटीन इलेक्शन नहीं है, ये कॉमन फिनोमिना का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन थोपा हुआ इलेक्शन है। ये मध्य प्रदेश की 28 सीटों पे एक प्रकार से थोपा हुआ इलेक्शन है। थोपने के पीछे किरदार कौन है, इस विषय में अपन ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियाँ क्या बनी इसकी भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, जमाना जानता है इन सब चीज़ों को। इस इलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बैकफुट पे है। ये इलेक्शन जनता वर्सेस कैंडिडेट है और कैंडिडेट वो जो पहले एक्स पार्टी से लड़ रहे थे आज वाई पार्टी में लड़ने के लिए आ गए हैं। तो जनता निर्णायक रहेगी। जनता ये तय करेगी कि क्या ये, जब आज से 1.5 साल पहले ये व्यक्ति मुझसे वोट मांगने आए थे तो एक्स पार्टी के नाम से आए थे, अब वाई पार्टी के नाम पे आए, तो पहले बेवकूफ़ बना के गए थे या अब बेवकूफ़ बनाने आए हैं। सिंपल थ्योरी ये है। मैंने 28 में से मान लीजिए 22 विधानसभाओं में घूमा हूँ
और 22 विधानसभाओं में मैंने अलग लोगों का सेंटिमेंट्स और मोमेंटम देखा है। लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव अभी हुआ क्या, हमको पहले तो सवाल का ये जवाब मांग रहे हैं कि ये चुनाव अभी जरूरत क्या थी, 5 साल का चुनाव, 2023 का चुनाव आपने 2020 में क्यों मांड दिया। एक सबको मालूम है कि महाराज ने कुर्सी क्यों छोड़ी, महाराज ने पाला क्यों बदला, शिवराज ने महाराज को क्यों अडॉप्ट किया, ये सबको मालूम है, इसलिए इस पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा दशा और दिशा, इलेक्शन का जो परसेंटेज है वो ये बता रहा है कि अराउंड 48, 49 या बिलो 50 जो ट्रेंड अभी आ रहा है, अभी अपने पास जिस समय अपन बात कर रहे हैं, ये बहुत रेस्पेक्टिव ट्रेंड है इलेक्शन के लिहाज से। क्योंकि अभी मैं बिहार कवर करने गया तो बिहार में मैंने देखा कि 54% कुल मतदान हुआ वहाँ पे, और अभी हम जब लगभग 3 बजे के आसपास बात कर रहे हैं तो लगभग 50% मतदान हो चुका है। 3 से 5 का मतदान ही कंफर्टेबल मतदान होता है, जो निर्णायक होता है किसी भी राजनीति के अंदर, किसी भी इलेक्शन के अंदर। तो मेरा मानना, देखिए, ये चुनाव कमलनाथ ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही कमलनाथ के बैनर पर लड़ा गया है। एक भारतीय जनता पार्टी में महाराज, शिवराज एंड 11 के तर्ज पे लड़ा गया है। तो अभी ये जिस तरीके से चुनाव का फाइनल परसेंटेज आएगा, आपको कई सिम्टम्स बताने लग जाएंगे कि लोगों ने वाकई हाथ सैनिटाइज कर लिए क्या, लोगों ने वाकई क्या इन लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ली क्या, चाहे कमलनाथ से कर ले या चाहे शिवराज से कर ले। कोविड का पीरियड है तो व्यक्ति सब चीज़ को दिमाग में रख के मतदान कर रहा है, और पूरा चुनाव व्यक्तिशय केंद्रित है। पार्टी के कोई मुद्दे नहीं है, कोई विकास के मुद्दे नहीं है, और कोई ये सस्ती लोकप्रियता के लिए जो बयान दिए गए थे वो भी मुद्दे नहीं है। उनके दिमाग में मुद्दा क्लियर है कि ये चुनाव हुआ क्यों, हो क्यों रहा है, इसका जवाब हमको देना चाहिए। नारायण पटेल जी, जिस तरह की बात नरेशन राजा शर्मा दे रहे थे, उससे तो ये लग रहा है कि जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ज़्यादातर उनके खिलाफ ये माहौल जा रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत, जैसे कि राजा शर्मा कह रहे हैं कि व्यक्तिगत ये चुनाव है, उम्मीदवार का चुनाव है। 15 महीने में उसका व्यवहार, पहले किस पार्टी से आया, अब किस पार्टी से आया, आपने लगभग वही उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, ब्यावरा का नया हो सकता है, आपका आगर मालवा का नया है और जोरा का नया है, 25 उम्मीदवार आपके पुराने हैं। क्या राजा शर्मा की बात को अगर आप मानते हैं, क्या इस तरह का चुनाव है, या पार्टी और पार्टी की नीतियां और पार्टी के लोग काम कर रहे हैं? मैं सर्वप्रथम आज जो लोकतंत्र का महापर्व हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, उसमें जो आहुति मतदाता दे चुके हैं उनके प्रति, और जो देने वाले हैं उनके प्रति शुभकामना मैं व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर ने जो व्यवस्था, क्योंकि मैं फील्ड से अभी आ रहा हूं, दिन भर वहीं था सांवेर में, जिस प्रकार से व्यवस्था की है, छांव की सामियाना लगाया गया, कुर्सियां लगाई गई, पानी की व्यवस्था की गई, हाथ सैनिटाइजर कर रहे हैं, टेम्परेचर नापने की मशीन है, साथ बहुत चाक चौबंद व्यवस्था आज तक किसी चुनाव में मैंने नहीं देखी। इसलिए चुनाव आयोग भी बधाई का पात्र है। जहाँ तक राजेश जी की बात का सवाल है, चुनाव जनता और उम्मीदवार के बीच न होते हुए जो 1.25 साल में कांग्रेस का शासन रहा, और उस शासन में जो काम नहीं हुए, प्रतीक जी, मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहता हूं कि चुनाव में, आज की तारीख में चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना और सत्ता में हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए। तो कोई भी जनप्रतिनिधि सत्ता हासिल करने के बाद उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता, कभी उसको त्याग नहीं करना चाहता। उन्हें बहुत विषम परिस्थिति हो, बहुत कठिन परिस्थिति हो, और उनको आने वाला समय ऐसा दिख रहा है कि जिस जनता के दरबार में हम हमारी परीक्षा लेने जब अगले चुनाव में जाएंगे, तब हमें जिस विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, उस लिए उन्होंने पाला बदला है, और वो पाला बहुत दिल पे पत्थर रख के बदला है। कांग्रेस पार्टी न अपनी पार्टी संभाल पा रही है, न अपनी सरकार संभाल पा रही है। जनता के साथ धोखाधड़ी और झूठ और फरेब की नीति चलाकर उन्होंने अपने ही जनप्रतिनिधियों का विश्वास खोया, और उसके कारण से ये चुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सभाओं में, रोड शो में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, जिस प्रकार से जनता हाथों हाथ उन्हें ले रही है और उनको भारी जन समर्थन दे रही है, मेरा दावा है कि बहुत अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अधिकतर सीटें भारती की कुर्सियां खाली थी और उनको 2.5 मिनट में उन्होंने सभा समाप्त किए महगांव में। अगर किसी एक पर्टिकुलर सभा की बात करिए, और वहां पर जो सभा लेने वाले नेता हैं उनके आने में 3-3, 4-4 घंटे की गैप हो जाए, तो हो सकता है ये, इस वक्त मैं किसान आदमी हूं, मैं जानता हूं कि किसान में सोइंग का समय है, खेत तैयार करने का समय है, और किसान इतना देर इंतजार नहीं करता। हो सकता है, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन सभी सभाओं में ऐसा नहीं हुआ। एकाध ऐसा उदाहरण होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने 70 सभाएं ली है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 62 सभाएं ली है, वीडी शर्मा ने 49 सभाएं ली है, हमारे सुहास भगत जी ने, संगठन महामंत्री जी ने 50 सभाएं ली है, इतनी सभाएं, और कमलनाथ जी ने मात्र 36 सभाएं ली है। कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री होते हुए अपने वल्लभ भवन से क्षेत्र में कभी नहीं जाते थे, उनको आज बाहर निकलना पड़ा मात्र 36। लेकिन राजा शर्मा बता रहे हैं कि 36 सभाएं भारी पड़ रही है, बाकी कोई भारी नहीं पड़ रही है। आप परिणाम 10 तारीख को देखना, अप्रत्याशित परिणाम, और बहुमत का आंकड़ा जो है वो 2000, 3000, 500, 700 जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, कि आज हरदीप जी सुभाष से 350 वोट से जीते थे, या 2900 से तुलसी सिलावट जी कांग्रेस के प्रत्याशी होकर जीते हैं, वो 2900 का आंकड़ा 29,000 होने जा रहा है, और बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत रहा है। और अल्टीमेटली हमारी ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि 2900 का आंकड़ा 29,000 होने जा रहा है सावे में प्रेमचंद गुड्डू के सामने। क्या आप क्या कहेंगे? देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं राजा भाई का बात का समर्थन करता हूँ, और नारायण भाई ने जो बात की है कि सीएम ने 29 सभाएं क्या 36 सभाएं ली हैं, सिंधिया जी ने ली हैं, शर्मा जी ने ली हैं, मैं कहता हूँ कि एक एक विधानसभा में अगर आपका इतना कुछ था तो मुख्यमंत्री को 8-8, 7-7 सभाएं लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्या है। और इस चुनाव में जो पेंडेमिक के समय चुनाव थोपा गया इस जनता के ऊपर, जहाँ महामारी है, कोविड का समय चल रहा है, जहाँ जान जोखिम में डालकर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के नागरिकों के ऊपर ये चुनाव थोपा है। मुख्यमंत्री स्वयं ने स्वीकारा कि हमें केंद्रीय नेतृत्व ने इशारा करा है कि मध्य प्रदेश की हर हाल में सरकार गिराना है। तो हर हाल में इनने पैसे में तो साफ है कि पैसे का प्रलोभन देके, खरबों रुपए का प्रलोभन देके कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई सबूत भी तो दो, आप लोग सबूत नहीं दे रहे। गुजरात का वीडियो वायरल हुआ, आपने खुद ने देखा, सोम भाई डामोर का। हाँ बिल्कुल साफ बात चल रही है, उसमें 10 करोड़ की बात चल रही है कि 10 करोड़ में मुझे ऑफर दिया है। मध्य प्रदेश की बात आपका तो वो अध्यक्ष ही पकड़ा गया था पैसे लेते हुए, आप बात ही मत करो। आपने तो 5 साल सरकार पीवी नरसिंह राव की 20 लाख रुपए की रिश्वत देखो ऐसा है जो इनका केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और मोदी इस देश को बर्बादी पे लगे हुए हैं, और जो पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने रघु भाई इस चुनाव में हमने देखा। मैं चुनाव देख रहा हूँ, हार रहे हो क्या? ये जो अरे ये तो 29,000 तो कहाँ से आ रहे हैं? 10 तारीख को परिणाम आ जाएगा, 10 तारीख को परिणाम आ जाएगा। इनकी इतनी हालत है, गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया इन गद्दारों को, भगाया है इनको गांव में से कि बाहर निकलो, हम घुसने नहीं देंगे। और इन्होंने जिस तरीके से पैसा भाया है चुनाव में, अरे 15-15, 20-20 सभाएं ये कह रहे हैं, तो एक एक सभा में मैं समझता हूँ 7-8, 8-10, 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये पैसा कोई ऊपर से नहीं टपकता है, इतना पैसा इनने चुनाव में भाया है, इतना दुरुपयोग किया है पैसों का कि भ्रष्टाचार तो शिवराज सिंह ने किया। पूरा नर्मदा खोद के रेती का जो पैसा निकला है वो दिख रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने करा था, और इसीलिए शिवराज सिंह को इस प्रदेश की जनता ने हटाया था। और इनने दलालों का अड्डा बन गया था। अरे किसने बोल दिया? भाजपा तो कुछ भी, भाजपा तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, भाजपा तो काम ही झूठ बोलने का है। विकास झूठ बोले, भाजपा कुछ काम करती है क्या? भाजपा झूठ ही बोलती है, झूठ के सिवा कुछ नहीं करती। अरे इस चुनाव में बताओ आपने क्यों नहीं बेरोजगारी की बात करी? आपने क्यों नहीं ये तो आपको करना थी, आप विपक्ष में हो। अरे हमने तो बात करी ना, हमने बोला हमारे गद्दार है, ये बिक गए साले है, इनने इनका वोट बेचा है। अरे कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने इनको चुनाव लड़ाने के लिए पैसे दिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके इन्हें नेता बनाया। ये कोई स्वयंभू नेता थोड़ी थे, इनको नेता बनाने वाला कांग्रेस पार्टी। अरे दूसरे लोगों को क्यों नहीं दिया इन्हें टिकट? लड़ाते दूसरे लोगों को, खरीदते दूसरे लोगों को, सिर्फ इनने विधायकों को खरीदा। और एक जनहितैषी सरकार जो कि कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी सरकार थी, जो कि इसी का परिणाम है कि कमलनाथ जी के सभाओं में अपार भीड़ उमड़ी। हमारे पास में कोई जनसाधारण नहीं थे, इनके पास तो सरकार चुनाव लड़ रही है इनकी, तो इन्होंने सरकार नहीं। आपका दिनेश गुर्जर ने कहा कि हमारा देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति तुम्हारा। अरे सरकार रहती है, उद्योगपति कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपके सरकार नहीं, देश का दूसरा नंबर का सरकार चुनाव लड़ रही है, मेरा आरोप है। सरकार का पूरा दुरुपयोग किया है शिवराज सिंह सरकार ने चुनाव में। जवाब ले नारायण पटेल जी, बहुत ही
उत्तेजित और आक्रोशित है रघु क्यों नहीं आक्रोशित रहूंगा? इन गद्दारों के खिलाफ तो मेरे को आक्रोशित पूरे समय रहना है, भले ये जीते हारे, किसी का हाथ बीच में रहेंगे, आखिरी में भी रहेंगे। नहीं, छोड़ने वाले थोड़ी है। रघु भाई के साथी लोग अभी बहुत बौखला रहे हैं, उनको कोई बौखला नहीं रहा है, परिणाम आ जाएगा। आप मेरा जवाब सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला रघु भाई, मेरी बात सुन लीजिए। भाई साहब, इसमें बेसिक अंतर इस चुनाव में ये आपको देखने में मिला होगा कि कांग्रेस ने नंगा भूका, मेरे पैरों की धूल, आइटम और ऐसे थोते और हल्के नारे के साथ चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक अपने विकास के मुद्दे, हमारी योजनाएं, हमने किसानों के, बेरोजगारों के और जो हित में काम किया। लाल सिंह ने जो रखेल शब्द का इस्तेमाल किया तो वो भूल गया, इसलिए मैंने कहा याद दिला दूं आप। वो एकाध आंकड़ा, लेकिन इनके बड़े नेता ने इनके नेता ने पूरा का पूरा चुनाव नकारात्मक मुद्दों को लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक और विकास के मुद्दे पर लड़ा। हमने जो काम किया था वो काम भारतीय जनता पार्टी। अरे नाटक नोटेंगे तो नाटक नोटेंगे, अगर हम जवाब नहीं सुनेंगे तो बहस को हम उस मुकाम तक नहीं। जवाब सुन लीजिए। नारायण पटेल, संक्षिप्त में अपनी बात कहिए आप। मेरा कहने का मतलब है कि ये एक अजीबोगरीब चुनाव है कि इन्होंने बहुत छिछले, हल्की और स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया, और स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करा। इसको चुनाव आयोग ने दंडित भी किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसमें हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कैंडिडेट संयमित भाषा से इस्तेमाल किया। उन्होंने विकास के मुद्दे पर रखा, अपने संकल्प दिए और आंकड़े दिए। आज किसानों के साथ और बेरोजगारी की बात करते हो आप। बेरोजगारी के साथ 971 संकल्प दिए थे आपने, एक संकल्प पारित नहीं किया और धोखा दिया। और मैं किसान हूं, मैं आज भी कर्ज है, मेरा कर्ज 1 रुपया भी माफ नहीं करा। मैं दावे के साथ कहता हूं 1 रुपया भी मेरा कर्ज माफ नहीं किया, 1 रुपया भी कर्ज माफ नहीं करा। आप दावे के साथ कर लो और बेरोजगारी का भत्ता की बात कर लो। जो ईमानदार किसान थे, जो ईमानदार किसान थे, 26 लाख का किसानों का माफ हुआ, वो कागज में डिफाल्टर हो गए। वो किसान सारे डिफाल्टर पड़े हैं। 2 लाख के लोन भी ले लिया, वो धोखा बदला, वो किसान बदला इनसे लेगा। और इसलिए भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी आपने भ्रष्टाचार करके सरकार को सबूत दीजिए, भ्रष्टाचार सबका मालूम है, सबूत देने की जरूरत क्या है? अच्छा जी, राजा शर्मा जी, ये पूरा चुनाव में कांग्रेस के पास कमलनाथ है और बीजेपी के पास शिवराज है, महाराज है, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय, एक लंबी फौज है। क्या वजह है कि कांग्रेस पहली बार राजनीतिक कैरियर में देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के सारे छत्र समाप्त हो गए? सिंधिया जी खुद छोड़ के चले गए, दिग्विजय सिंह को रणनीतिक तौर पे पीछे रखा गया, जिनके खास समर्थक रघु वर्मा यहाँ मौजूद हैं और पूरा किला लड़ा रहे हैं जोश और खरोश के साथ। दिग्विजय सिंह की भी उतनी खास भूमिका दिखाई नहीं दी इस पूरे चुनाव में। क्या कमलनाथ के प्रति कोई सहानुभूति की लहर है जिसको इनकेश करना चाहती है कांग्रेस? सबसे पहले तो प्रतीक जी, मैं अपने जो दोनों मित्र जिस बात पे डिबेट कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने कहा कि हल्की सस्ती लोकप्रियता वाले शब्द, तो मैं दोनों को याद दिलाता हूँ कि हमारे देश में पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में केवल विकास का शब्द होता है। वो जब आप 5-7 लोग फोटो रिलीज करवाते हो उसी समय डेवलपमेंट की बात होती है। चुनाव असली किन मुद्दों पर लड़ा जाता है? चुनाव लड़ा जाता है तिलक, टोपी, जनेऊ, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, चाय वाला, रखेल, आइटम, नंगा भूखा, आइटम गर्ल, मौत के सौदागर, लायक, नालायक, ऊंच नीच, चुन्नू मुन्नू, बंटी बबली, टाइगर और मैं कुत्ता हूँ। चुनाव यहाँ आके रुकता है। अब जब टाइगर से शुरू होते हो और मैं कुत्ता हूँ पे आके रुकते हो, तो आप जनता से क्या हासिल करना चाहते हो ये बताइए। आप बहुत ही रेपुटेटेड लोग हो, आपको लोग आपको फॉलो करते हैं, और आप किसने आपको कुत्ता कहा, क्यों कहा, ये आपको खुद को दोहराने की आवश्यकता होना नहीं चाहिए। और आइटम, कमलनाथ जी के मुंह से ये शब्द शोभा दे ही नहीं सकता जो उन्होंने कहा कि आइटम। कमलनाथ जी एक बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले आदमी, उनका खुद का अपना सिलेक्शन ऑफ वर्ड होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आपका सवाल है कि एक छत्रप के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे कांग्रेस नजर आई, उसके पीछे कारण समझिए आप। वो कांग्रेस की देशकाल परिस्थिति की मजबूरी भी है। जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे 2018 के अंदर, तो सब ऑर्गेनाइज रूप से अपने अपनी जिम्मेदारी में थे। सिंधिया को अपनी जिम्मेदारी थी, दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से अपने नेटवर्क को रिवाइव किया, और कमलनाथ के पास इंटरनल मैनेजमेंट का जिम्मा था, वो उन्होंने अपना काम किया, और बाकी अजय सिंह और सुरेश पचौड़ी तमाम जो अपनी भूमिका में थे। अभी चलती गाड़ी से उतरना तो जिम्मेदारी बन गई थी कमलनाथ जी की कि अब ये सरकार मूल आपके कारण गिरी है। इसका लॉजिक समझिए, कमलनाथ जी में एकोमोडेट करके चलने की क्षमता नहीं है, टू बी पॉइंट नोटेड।
कमलनाथ जी सीईओ की तर्ज पे काम करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर की भूमिका में काम नहीं करते हैं। जब आप डेमोक्रेसी में लोगों को एकोमोडेट करके नहीं चलोगे ना, तो व्यक्ति को कहेगा कि यार ये मेरी तो सुनता नहीं है, हमको तो कांच से ही दर्शन करने पड़ते हैं इनके। तो जब ये भाव मन में आ जाता तो व्यक्ति को लगता है कि मेरी उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा हो रही तो व्यक्ति को ये भी रहता है ये सरकार मेरे कारण टिकी है। जो सिंधिया ने कहा कि सड़क पे आ जाओ तो सड़क पे आ गए, अब वो कोट करते हैं कि आप ही ने तो बोला था सड़क पे आ जाओ इसलिए आ गए। बात छोटी सी थी और इसे कहने में कोई आता नहीं है। सिंधिया के व्यक्तिगत निजी स्वार्थ थे, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने का एम्बिशन हो, पीसीसी चीफ बनने का एम्बिशन हो, और तमाम प्रकार की बातें। लेकिन आपने जो छत्रप की बात करी ना, वो छत्रप इसलिए हो गए कि अभी एक इनकी सैद्धांतिक मजबूरी भी है कि साधन संसाधन भी जुटाना है चुनाव लड़ने के लिए। और कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री थे 14 महीने में, अब आप ही को वापस लीड करना पड़ेगा। हम जो भी लोग हैं आपके अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं, ऐसे सबको अपने टिकट दिलवाने के लिए छत्रप पैदा होते हैं। जैसे सपोज कीजिए रघु परमार को चुनाव लड़ना है तो रघु परमार के लिए लॉबिंग करेंगे दिग्विजय सिंह, और मालूम पड़ा कि एआईसीसी ने कहा नहीं रघु वर्मा को तो टिकट नहीं चाहिए, तो दिग्विजय सिंह बोलेंगे नहीं मेरे आदमी को तो टिकट देना पड़ेगा। सुरेश पचौरी संजय शुक्ला को टिकट चाहिए तो सुरेश पचौरी कहेंगे कि नहीं मुझे तो संजय शुक्ला को टिकट दिलाना है। बाला बच्चन के लिए कमलनाथ बोलेंगे मुझे उनको टिकट दिलाना है। तो छत्रप उस समय रिफ्लेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं जब उनको टिकट दिलाना होता है। इस बार तो टिकट भी कमलनाथ अपनी मर्जी से बांटे हैं। कौन से वाले में? ये 28 तो भूल जाइए आप। मैं तो ये छत्रप था ही नहीं ना, मैं इसमें तो छत्रप का विषय ही नहीं है ना। मैं तो 230 की जब बात होती है तब छत्रप पैदा होते हैं। वो तो सब अपने क्षेत्रों के ठेकेदार हैं। हाँ, नहीं, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। इस चुनाव में जो टिकट दिए गए हैं, कमलनाथ जी ने ना तो किसी का सुना है कि ना। अरे मैं तो आपकी बात यही तो कह रहे हैं, भी है टिकट। यही तो कह रहे हैं कि तानाशाह हो गए कमलनाथ। तानाशाह नहीं होगा, किसी की नहीं सुनी। नहीं सुनी इसलिए नहीं कि उन्होंने सर्वे कराया। तानाशाह हो गए ना। सर्वे में पटेल साहब का भी आदमी हो चाहे प्रतीक जी का आदमी हो, वो नहीं देखा गया था। अगर ये जीतने वाला है तो उसको बदनावर में बदला। आपकी बात से सहमत हूँ, और ये बहुत अच्छा फार्मूला भी कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा बनाया था। कमलनाथ जी का फार्मूला ये था कि व्यक्ति का मुझे चेहरा देखना ही नहीं है। चेहरा देखना ही कि किसका मैं जानता ही नहीं हूं कि कौन जीतने वाला चाहता है। हाँ। विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए, ये बात अमित शाह ने एक बार कही थी। अमित शाह से जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हम विनिंग कैंडिडेट पे बिलीव करते हैं, मुझे चेहरा नहीं देखना, मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। वैसे इस बार फार्मूला कमलनाथ जी का था। कमलनाथ जी ने भी तमाम 28 विधानसभाओं के अंदर अपने 3-3 सर्वे करवाए। 3 सर्वे में जिसके नाम एज में आया उसको उन्होंने टिकट दिया। ये बिल्कुल आप परफेक्ट कह रहे हो, इसमें कोई छत्र वाला विषय रहा ही नहीं। इसमें जिनको कमलनाथ नहीं जानते उनको भी टिकट मिला है। नारायण पटेल जी, ये जिस तरह की बात हो रही है कि ये पूरा चुनाव जो है वो सिंधिया जी के कारण हुआ, और सिंधिया जी को लेकर कांग्रेस में जो आक्रोश है जैसा कि हमने रघु परमार जी में देखा, तो क्या सिंधिया आपके लिए मतलब जिसको कहना चाहिए लायबिलिटी बन गए थे, बोझ बन गए थे, इसलिए आपने ग्वालियर में उनसे पिंड छुड़ा लिया और आपके नेता अलग काम करने लगे, अलग प्रचार करने लगे? आपको लगा कि सिंधिया के आने से नुकसान हो जाएगा, गद्दार का मामला चल पड़ा है? ऐसा कोई बात नहीं है। सिंधिया जी हमारे बिल्कुल वरिष्ठ नेता हैं, और सिंधिया जी राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्र का दौरा किया वो सराहनीय है, और एकजुटता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और रघु भैया ने एक बात की थी, पोस्टर से हटा दिया, सिंधिया का पोस्टर नहीं है। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल कारण है। सिंधिया जी संगठन के किसी पद पे नहीं है, इसलिए उनका नाम वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम, पार्टी की नीति आज नहीं, इसके पहले भी जो हुआ, जो पदाधिकारी मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है या प्रधानमंत्री है, उनके ही फोटो आते हैं। वो ऐसा संगठन के प्रमुख पद पे नहीं होने के कारण वो जिस दिन आ जाएंगे उनका नाम रहेगा और ये जो है उनका नाम हट जाएगा। तो आप ऐसा मत करना। जहाँ तक इनकी बात है कि पैसे लेने की और ये जो धन वाली बात इन्होंने कही, हम पैसे से सरकार बनाना चाहते हैं ना, तो जिस दिन हमारी सरकार कमलनाथ जी की बनी उसी वक्त नहीं बनाने देते। आप हमारी सरकार अगर बनी है तो आपके लोगों के नहीं संभालने के कारण और अपना संगठन को आप नहीं अवेयर पाने के कारण, बिखरने के कारण बनी है, हमारे कारण नहीं। हमारा इसमें कोई रोल नहीं। सरकार गिराने की जिम्मेदारी आपकी खुद की। बहुत बढ़िया बात कहूंगा। जिस दिन सरकार बनी उसके थोड़े दिन बाद से ही नरोत्तम मिश्रा जी चालू हो गए कांग्रेस के विधायकों को बुलाना। 2-3 लोगों के पास तो रिकॉर्ड भी है कि प्रलोभन दिया गया है कि तुमको इतने पैसे दे देंगे, मंत्री बना देंगे, पर चूंकि एक आंकड़ा चाहिए था कि जब तक इतने एमएलए नहीं आएंगे जब तक बात बनेगी नहीं। उसका उदाहरण हमने देखा कि जनवरी में
दिल्ली में ये 4-5 को 6 जनवरी को इनके 4-5 एमएलओ को ये लेके गए दिल्ली में, किसी होटल में बंद कर दिया गया है। अरविंद आपके एमएलओ को लेके, हमारे एमएलओ को। इनके वो क्यों गए? अरे आप बात सुन लो ना, मैं आपको कुछ बोला नहीं ना, आप बोल रहे थे, अब सुन लो आप क्यों गए। वो क्यों गए? वो क्यों गए? पैसे ये प्रश्न कर रहे हैं, आपसे नाराज होकर गए ना? बीवी क्यों आ रहे हैं? पैसे हरी अनंत 50 करोड़ रुपए, 50 बंदी नहीं हो रही दुकानदारी, 50 करोड़ रुपए दोगे तो आदमी तो बिक ही जाएगा। तो ऐसा कैसा सर्वे कि आपने बिकाऊओं को टिकट दे दिया? 50, ये तो अब आदमी के अंदर थोड़ी झांक के देखते हैं कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। कोई घर में झगड़ा करता है, बाप बेटे से झगड़ा करता है, तो अपन देखते थोड़ी है कि यार कि थोड़े दिन बाद ये बाप को ही मार डालेगा। ऐसे भी उदाहरण है बहुत सारे। तो उसी तरीके से जो ये गद्दार निकम्मे हमारे लोग थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने एक सांवेर में डबल गद्दार को टिकट क्यों दे दी? सांवेर में गद्दार, डबल गद्दार था, उसको गद्दारी नहीं कहेंगे भैया। फिर क्या कहेंगे उसको गद्दारी? उसने अगर पार्टी बदलना गद्दारी, लक्ष्मण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीति से विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी बदली थी, वो गद्दार नहीं हुआ क्या? आप मेरी बात सुन लो, उसके पहले भी अर्जुन सिंह ने पार्टी तिवारी कांग्रेस बनाई थी, वो गद्दार नहीं हुआ क्या? उन्होंने कोई विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था। विधायक पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने त्याग किया, इतना त्याग नहीं अरे किया। त्याग किया, बाहर में त्याग किया, और ये त्याग किया। लेने के लिए साले 50 करोड़ में बिके हैं ये टिकट है, गद्दार है साले। ये जो टिकट है, मैं पार्टी की चुनावी सभा में भाषण में तुम जीते नहीं, हमने लोगों को खरीदा। जिस जनता ने हरा दिया, साथ छोड़ गया, उसको वापस ले गए इनने। गुड्डू छोड़ गया, वो गद्दार हो गया। गुड्डू गद्दार नहीं है, गुड्डू गद्दार नहीं है। आपका तो ईमान खुद का ही नहीं है। जो ये आपने जो हमारा खरीदा ये गद्दार गुड्डू को क्यों लिया आपने? उसने विधायक पद से इस्तीफा टिकट लेने के भारतीय जनता पार्टी लेने के लिए करी, फिर आ जाएगा गुड्डू का बयान और इसका इतिहास गद्दार का है। सुनो सिंधिया का इतिहास बताता हूँ। सिंधिया परिवार ने, आप अपने संयम मत खो। सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया। आपने क्यों लिया पार्टी में? अरे उस समय ज्योतिरादित्य को क्यों लिया पार्टी में? क्यों मंत्री बनाया? अगर वो सिंधिया, अरे ज्योतिरादित्य को तो बच्चे से का पाला, क्यों बच्चे से का पाला, क्यों भाषा की मर्यादा? मैं इस डिबेट में इनकी बात से सहमत नहीं। वो किस तरीके भाषा का सिंधिया ने 18 साल तक गाली बकी। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। सारे गद्दार हैं। मैं ये डिबेट छोड़ दो, ये हमारे नेता को हरामखोर बोल रहा है। ये माफी मांगे, उनसे माफी मंगवाइए, माफी मंगवाइए। ये हमारे नेता के साथ माफी नहीं मांगेंगे, माफी मांगो, माफी मांगो, और माफी माफी नहीं मांगेंगे। रघु भाई, आप इस तरह भाषा से देखो गद्दारों के खिलाफ ऐसे संस्कार नहीं, ऐसे संस्कार नहीं। रघु भाई, हम चैनल डिबेट में चैनल ऑफिस में बैठे हुए, चैनल स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आप अनेक डिबेट में गए, ये सभा नहीं है, ये नुक्कड़ पे कोई आप दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने नहीं है। मैं भाषा की मर्यादा के लिए रघु भाई आपको कहूंगा कि भाषा की मर्यादा रखिए। हरामखोर साले, दो गलत शब्द बोले, इनको क्षमा मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये हरामखोर साले शब्द जो है संसदीय शब्द नहीं है, और किसी भी चैनल डिबेट में रघु भाई नहीं आना चाहिए। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। आप बड़े नेता बनने वाले हैं, बड़े नेता हैं। भाषा की शालीनता, भाषा में समझ सकता हूँ आपका गुस्सा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के शब्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी चैनल में, मेरे डिबेट में ये हुए, इसलिए मैं निश्चित रूप से शब्दों का समर्थन नहीं करता हूँ। और मैं अपने दर्शकों से कहता हूँ कि इस तरह की स्तरहीन भाषा नहीं होनी चाहिए। हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। नारायण पटेल जी, आपका आपत्ति बिल्कुल सही है, इस तरह की भाषा नहीं होना चाहिए। लेकिन रघु भाई का गुस्सा अगर हम समझ लें तो भी मैं राजा शर्मा जी आपसे कहता हूँ कि ये जो भाषा शैली है, इसने हमारी राजनीति को बहुत कलंकित और दूषित कर दिया है। क्या हमारे साथ जो व्यक्ति रहता है वो ठीक है, वो छोड़ के चला गया तो वो गलत हो गया। इस तरह की अगर हम बात करेंगे, दल बदल कोई पहली बार नहीं हुआ है। दल बदल तो सदियों से होते रहे, सनातन काल से दल बदल होते हुए विभीषण ने दल बदला, और उसके बाद से लेकर महाभारत में हमने देखा कि बहुत सारे मामा अपने सगे भांजों के खिलाफ चुनाव युद्ध लड़े। इसी तरीके से कांग्रेस ने तो अनेक दल बदल कराए हैं। आयाराम गयाराम की संस्कृति की परंपरा ही कांग्रेस में हुई है। रघु भाई,
पुराना इतिहास है। भजन लाल तो मंत्रिमंडल सहित ही चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको शालीनता रखना पड़ेगी। राजा शर्मा जी ये बताएं कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति जो कांग्रेस की खासतौर पर अगर हम बात करें, अब ये चुनाव के बाद आफ्टर चुनाव क्या होने वाला है? कांग्रेस में एकमात्र नेता कमलनाथ जी हो गए हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया का भविष्य क्या होगा और शिवराज का गणित क्या होगा अगर चुनाव नतीजे कैसे रहते हैं? स्थिति ए, बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल जाए, जीत जाए, स्थिति बी, बीजेपी को नुकसान हो जाए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन इसी पे है, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है। देखिए, यदि सपोज कीजिए ग्वालियर चंबल से सिंधिया के समर्थक जो विधायक हैं वो यदि वहाँ से जीत कर आते हैं, अच्छी मात्रा में जीत कर आते हैं, तो आप मान के चलिए कि शिवराज जी के सामने एक चुनौती फिर खड़ी होगी पॉलिटिकल इक्वेशन के रूप से कि सिंधिया फिर बाहें चढ़ाएंगे, क्योंकि सिंधिया के समर्थन के बाद दोनों निर्णय सिंधिया की वीटो से हुए हैं, चाहे मंत्रिमंडल में किसको लिया जाएगा और मंत्रिमंडल में किसको पोर्टफोलियो कौन सा दिया जाएगा, दोनों में सिंधिया की खूब चली है, दिल्ली से चलवाई गई है एक। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ कुछ और हुआ करती थी। अब परिस्थितियाँ यदि सिंधिया के लोग अच्छी मात्रा में जीत के आते हैं तो सबसे पहले तो ये मैंडेट क्लियर हो गया कि कोई दगाबाजी, कोई गद्दारी, कोई धोखेबाजी नहीं है, सब पवित्र लोग हैं और पवित्र लोग ही चुनकर वापस विधानसभा के अंदर आएंगे। ये जनता ने प्रमाणित कर दिया, इसलिए फिर आपका मेरा डिबेट का उसमें सब्जेक्ट बचेगा नहीं यदि इस परिस्थिति में निर्णय ऐसा आता है तो। इसका वर्षा वर्षा ट्रेंड होता है, सिंधिया के समर्थक यदि हारते हैं और सरकार बनी रहती है बीजेपी की, मोर और लेस जितनी रिक्वायरमेंट है 9 सीटों की और 10-11 सीटें आ जाती है, तो फिर शिवराज सिंह चौहान का वजन और मजबूत हो जाएगा और सिंधिया इंटरनली कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि अब सरकार के ऊपर सिंधिया की बार्गेनिंग नहीं चलेगी। पहले बार्गेनिंग मोड में थे कि वो दिल्ली से फ़ोन करवा के ये करवा लेते थे कि मेरे आदमी को परिवहन मंत्री दिया जाए, मेरे आदमी को ये करवाया जाए, मेरे आदमी के साथ ये कराया जाए, इन लोगों को मंत्री बनाया जाए। फिर उस मुद्रा में नहीं रहेंगे और यदि 8-10 लोग सपोज कीजिए हार जाते हैं तो फिर शिवराज अपने नए लोगों को एकोमोडेट कर लेगा अपने आप में मजबूत होने के लिए, जो शिवराज के खुद के निकटतम व्यक्ति है, चाहे भूपेंद्र सिंह ऑलरेडी बने हुए हैं, राजेंद्र शुक्ल है, रामपाल है, इस टाइप के जो शिवराज के क्लोज व्यक्ति हैं, उन लोगों को शिवराज एकोमोडेट करेंगे और अपने जड़ों को मजबूत करेंगे। मैंने जड़ों का शब्द इस्तेमाल इसलिए किया है कि व्यक्ति के जब खुद की टीम के लोग बैठे रहते हैं ना, तो उसमें दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम रहती है, और जब दूसरों की टीम के लोग बैठे रहते हैं तो हमेशा चौकीदारी के मोड में रहना पड़ता है कि क्या चल रहा है। तो शिवराज का, महाराज का भाग्य दोनों इस चुनाव में, देखिए भाग्य तो कमलनाथ का भी है ना, कि कमलनाथ का भाग्य भी तो इस चुनाव से होगा कि 14 महीने में क्या किया। लोग मोहर लगा देंगे आपने 14 महीने में कुछ नहीं किया, कोई गद्दार नहीं है, सब वफादार हैं, सब जीत कर आए। राज शर्मा जी, एक तीसरा सवाल मैं आपसे इससे जुड़ लेगा। मान लीजिए कि कांग्रेस को 15 सीट मिल गई जी, जैसा कि अंदाज कांग्रेस के नेता भी बातचीत में कर रहे हैं कि हम 15 सीट तो जीत रहे हैं, दावा रघु जी भी अभी 28 सीट का कर देंगे, वो बात नहीं। 15 सीट मिलने के बाद क्या कांग्रेस बहुमत में तो नहीं आती है, तो क्या जोड़ तोड़ करके भाजपा स्टाइल में सरकार बना पाएगी? देखिए, कांग्रेस को चाहिए 100% स्कोर, बीजेपी को चाहिए ओनली 30% स्कोर। दे नीड ओनली 9 सीट्स और एट द टाइम, और दे नीड आउट ऑफ 28, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मैं एक सेकंड के लिए संदर्भ को चेंज कर रहा हूँ। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रधानमंत्री, अमित शाह, 250 सांसद, 55 मंत्री, 10 मुख्यमंत्री और पूरा काडर लग गया था, फिर भी केजरीवाल को हिला पाए क्या आप? आपकी नाक के नीचे। ये जनता है साहब, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, अगर 15 सीट कांग्रेस की आई तो क्या करेंगी? कमलनाथ जी सरकार बना पाएंगे? नहीं, 15, देखिए 15 सीट में तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी नहीं रहेंगे तो क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। जोड़ तोड़ करके नहीं, जोड़ तोड़ में उनकी टैली कम करना पड़ेगी आपको। टैली कम कब कैसे करोगे? जैसे अभी लोधी आया, पूरा नाम क्या उनका? राहुल लोधी ना, अभी राहुल लोधी आए, तो वैसे कई राहुल लोधी को कमलनाथ जी को ढूंढने पड़ेंगे कि उनकी टैली कम। देखिए अभी बीजेपी क्या कर रही है, अभी बीजेपी कांग्रेस की टैली कम कर रही है कि सपोज कीजिए हम कम सीटें जीत रहे हैं तो कांग्रेस की टैली कम हो जाए तो हमारा क्लेम मजबूत रहेगा। वैसे हो सकता है कांग्रेस भी टैली कमजोर करने में लग जाए कि सपोज कीजिए आप 13 सीट जीत के आ गए और यदि हमने उधर से 8 सीट उस समय मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन सकती है। तो मिड टर्म पोल की संभावना प्रबल है। नारायण पटेल जी, आप चूंकि बड़े खाती नेता हैं और इस वक्त कम से कम 2 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिसमें खातियों का वर्चस्व है। एक तो सावेर में भी खाती बड़ी संख्या में है और हाटपिपलिया में भी खाती हैं, बदनावर में भी कुछ मात्रा में खाती हैं। चूंकि जीतू पटवारी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के और कमलनाथ जी के बाद जो दूसरा नाम सबसे ज़्यादा उभर रहा है वो जीतू पटवारी का उभर रहा है। क्या खाती समाज, जिसको सामान्यतः भाजपा समर्थक समाज माना जाता है, वो मनोज चौधरी, जीतू पटवारी के दम पर मनोज चौधरी से दूर गया है,
या जीतू पटवारी ने जिस तरह से दावा किया था कि मनोज चौधरी को नहीं जीतने दूंगा और सावेर में तुलसी को नहीं जीतने दूंगा, तो क्या खाती समाज के वोट को कांग्रेस की तरफ जाने से आप रोक पाएंगे? 4 विधानसभा में खाती समाज का भी वर्चस्व है, जो वर्तमान में बदनावर में नहीं है। खाती समाज पाटीदार है। सुवासरा, आगर, हाटपिपल्या और सांवेर। जहाँ तक जीतू पटवारी जी का सवाल है, जीतू पटवारी ने सांवेर विधानसभा में गांव की बैठकों में ये क्लेम किया है, वीडियो भी उपलब्ध है, कि मैं आज खाती समाज का मंत्री नहीं हूं, इसका कारण तुलसीराम सिलावट जी है। वहाँ खाती समाज के किसानों ने और लोगों ने इनके मुंह पर उसी सभा में, उसी मीटिंग में इनसे ये पूछा गया कि आप समाज के नाम पर अगर वोट मांगने आए हो तो क्या स्वयं चुनाव लड़ रहे हो, और अगर स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो प्रेमचंद गुड्डू के लिए अगर आप चुनाव मांग रहे हो, फिर आपने चुनाव जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद खाती समाज के लिए क्या किया? और मनोज चौधरी के लिए आप ये कह रहे हो कि 25,000 से मनोज चौधरी जीत रहे हैं, तो तुम अगर यहां खाती समाज के लिए वोट मांग रहे हो तो उस खाती समाज के उम्मीदवार को हराने की क्यों कोशिश कर रहे हो? फिर समाज के लिए तो वो भी मुद्दा है। इसलिए जीतू पटवारी जी को ये मुद्दा इनका चल नहीं पाया और वहां पर और गुस्सा हुए लोग, इनने जो रणनीति लगी वो इनको महंगी पड़ी, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू प्रमुख खाती नेताओं के कांग्रेस है। मैं नाम भी ले सकता हूं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू ने बड़े खाती नेताओं का अपमान अपने विधायक काल रहते हुए सांवेर में किया था। वो आक्रोश भी वहां पर आम चर्चा में है। तो प्रेमचंद गुड्डू के लिए खाती समाज टूट पड़ेगा वोट करने, ऐसा नहीं है। 10% वोट खाती समाज का और बढ़ेगा इनसे तुलसीराम सिलावट जी के पक्ष में। कारण यह है कि इनका व्यक्तिगत संबंध बीजेपी के नेताओं से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छा रहा। और तुलसीराम सिलावट जी की एक बात है, कांग्रेस में सारे ही नेता खराब है ऐसी बात नहीं, तुलसीराम सिलावट जी ने व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे मेंटेन किए और कभी बदले की भावना से कार्रवाई किसी भाजपा के कार्यकर्ताओं के, वो आज यहाँ हमें काम आ रहा है। रघु भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। रघु भाई, इससे सहमत हूं। रघु भाई, नहीं, मैं थोड़ा सा काटना चाहूंगा। मैं एक मिनट पहले, रघु भाई मैं आपसे चाहूंगा कि पहले तो आप ये बताएं कि जो आप क्षत्रिय नेता हैं, राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, शिवराज जी की सभा हुई, एक सम्मेलन हुआ, उसमें राजपूतों ने हंगामा किया और आरक्षण का मुद्दा उठाया। दूसरी तरफ राजपूत समाज के जो वोट हैं बदनावर में भी बहुत हैं और सावेर में भी बहुत हैं, तो और हाटपिपल्या में भी बहुत हैं। तो ये तीनों जगह पे राजपूत समाज को साधने की जो रणनीति है वो आप लोगों ने और भाजपा ने, कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने समाई। किस हद तक समाज को साधा जा रहा है, ये बात महत्वपूर्ण होगी। देखिए प्रतीक जी, ये जो चुनाव हो रहा है कोई सामाजिक चुनाव तो हो नहीं। ये चुनाव तो मैं फिर कहूँगा कि जो हमारी पार्टी से छोड़ के गए थे, पब्लिक का चुनाव है ये। इसमें मैं राजा भाई की बात को पूरा समर्थन करता हूँ कि ये पार्टी विशेष का चुनाव ही नहीं है। ये चुनाव तो ये जो आदमी इस पार्टी छोड़ के इस पार्टी में आया है, क्या वापस से इसको वोट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस बात को लेकर चुनाव है। और जहाँ तक नारायण भाई बोल रहे थे, तो हमको तो खाती समाज में बदलाव लग रहा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये गलत हुआ, तुलसी सिलावट को पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए। और जहाँ तक तुलसी सिलावट की बात है, इनके साथ तो अभी जुड़ा है। तुलसी सिलावट को मैं सन 82 से जानता हूँ भैया, कब से, जब कॉलेज की राजनीति करते थे। हम सब साथ में उस समय साथ के लोग हैं, प्रेसिडेंट बनवाया, इनके चुनाव में खूब काम किया, पर तुलसी सिलावट सरी का निकम्मा आदमी नहीं देखा। मैं पूरे 12-15 महीने में एक एम्बुलेंस के लिए थक गया कि मेरे को एक बूढ़ा के लिए एम्बुलेंस दे दो भैया, एक एम्बुलेंस, बस कल आजा देता हूँ, परसों आजा देता हूँ। अरे जो व्यक्ति की एम्बुलेंस नहीं दे पाया वो क्या क्या करेगा। और कितना झूठ। नर्मदा शिप्रा लिंक का उद्घाटन किसने करा था आप बताओ? हनी बघेल, जीतू पटवारी, प्रियव्रत और तमाम लोगों ने आगे किया। वही उद्घाटन वापस शिवराज से करा लिया, सेम उद्घाटन था, कोई अंतर नहीं था। नर्मदा शिप्रा लिंक की योजना शिवराज जी लाए, अरे पूरी दुनिया को मालूम। आप दोनों सही हो, वो शिवराज जी लेकर आए थे, नर्मदा गंभीर नदी की लिंक योजना शिवराज जी लाए, पर उद्घाटन तो कांग्रेस ने किया। उद्घाटन करने से क्या होता है? अब फिर आप बीच में बोला आप ऐसा ही है, जो डैम बने भैया है, कांग्रेस की सरकार हटी और उन्होंने भारतीय ने डैम पे मैं बहस कर सकता हूं। 1959 में सरदार सरोवर का आपने शिलान्यास किया था, आपकी सरकार ने बनी, नरेंद्र मोदी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जब वो बाधाएं दूर हुई और वो सरदार सरोवर कंप्लीट हुआ। बीच में मेरे को बोलना था नारायण भाई, फिर एक चीज बता दूं मैं आपको,
आप बोलते कहाँ बौखला जाते हैं आप। मैं ये समझता हूँ कि आपको सम्मानित तरीके से बोलता हूँ आप बौखलाए नहीं, गुस्सा व्यक्त कर सकते हैं लेकिन बौखला जाते हैं। और कांग्रेस के वो बहुत सारे नेता ऐसा कर रहे हैं अभी इस वक्त। परिस्थिति क्या हो गई भगवान जाने। क्या परिस्थिति हो गई? आप लोगों ने खरीद लिया उन लोगों को? परिस्थिति कोई खरीद नहीं लिया, ये वही गद्दारी कर गया। बस वो एक शब्द पकड़ लिया, डिक्शनरी में आपकी दूसरा शब्द है ही नहीं, तो दूसरा शब्द आएगा नहीं। जितने मैं एक प्रश्न रघु भाई से करना चाहता हूं कि जितने कांग्रेसियों ने आज तक कांग्रेस छोड़ी है वो सारे गद्दार हैं क्या? वो बता दो आप। सरकार किसी ने जिसने कांग्रेस छोड़ी, अरे अखिल भारतीय कांग्रेस ने कांग्रेस ई भी बनाई थी इंदिरा जी ने। सरकार कांग्रेस आई बनाई थी, सरकार गिरा के नहीं बनाई थी। इंदिरा गांधी खुद का पार्टी छोड़ कर आई थी, वो छोड़ दीजिए बात नहीं। पार्टी छोड़ी तो मतलब इंदिरा जी भी गद्दार थे क्या? मोरारजी ने छोड़ी, आपका एक घोषणा पत्र 1996 का कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसमें ये बोला कि कम्युनिस्टों की देशभक्ति परखना बाकी है। उन कम्युनिस्टों के साथ आपने सरकार बनाई और इंद्रजीत गुप्ता को समर्थन देकर आपने गृह मंत्री बनाया। और अभी केरल में ऐसी सुखबुगाहट चल रही, बंगाल में चल रही कि दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़े। मुफ्ती के साथ सरकार बना ली। क्या फालतू बात करते हो यार नारायण भाई? मेरे मुफ्ती के साथ कितने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में? आपके घोषणा पत्र की बात हो रही है, आप बताओ ना। मुफ्ती का विषय नहीं है। किस मुझसे वो तो तीनों साल बाप बेटों से महबूबा से बना चुके हैं, उमर भी इनके मंत्रिमंडल में रह चुका है, फारूक भी इनके मंत्रिमंडल में। मैं बात कर रहा हूं, हमारा विषय थोड़ा लोकल रखें, हमारा थोड़ा शिवरालिंग की अपन बात कर रहे हैं। जैसे कि डैम दिग्विजय सिंह सरकार में पूरा कंप्लीट हो गया तो उमर भारती ने आगे डंडे घुमाया था। तो ये मत बोलो आप कि किसने उद्घाटन की बात वो है, आप विषय से मत भटको, सीधी सादी बात बता रहा हूं। जिस प्रकार से राय शर्मा, ये जो 28 उपचुनाव है लगभग, इसमें हम 4 बजे तक पहुंच रहे हैं, लगभग 50% से ऊपर की वोटिंग हो चुकी है। एक क्या आकलन सीटों का आप लगा पा रहे हैं? चूंकि आप ज्योतिषी बैकग्राउंड भी रखते हैं, ग्रह नक्षत्रों की भी आप गणना कर लेते हैं, तो शिवराज की कुंडली और कमलनाथ की कुंडली और राजनीतिक कुंडली, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर कॉकटेल बनेगा तो क्या सीटों की गणना आप कर पा रहे हैं? देखिए, जब आपने एस्ट्रोलॉजी का जिक्र कर लिया है, आमतौर पर मैं ऑन स्क्रीन ऐसी बातें करता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है। मैंने पीएचडी की अपने आनंद के लिए की, मेरा प्रोफेशन तो है नहीं है। लेकिन आपने जब इस पर जिक्र कर लिया है तो देखिए, कभी आपका कमलनाथ जी से भेंट हो तो उनसे ये पूछिएगा कि मैंने उनको 6 मार्च को क्या कहा था। मैंने उनको 6 मार्च को ये कहा था कि सर 19 मार्च आपका आखिरी है, यू हैव टू बी स्टेप डाउन। देखिए, 6 मार्च को तो सिंधिया भी बीजेपी में नहीं गए थे, वो भी 11 मार्च को गए थे। मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ ना आपको ये बात, ठीक है। 6 मार्च को तो सिंधिया भी नहीं गए थे, 11 मार्च को गए थे। मैंने कमलनाथ जी से कहा था, दरअसल कमलनाथ जी को मालूम है कि मेरा एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, शिवराज जी को भी मालूम है। तो मेरी कॉफ़ी टेबल बुक, जिसमें प्रतीक भाई आप शायद उसी कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, जिसकी लॉन्चिंग में जी अवधेशानंद जी ने, हाँ, उस बुक को कमलनाथ जी ने देखना चाहा था। उन्होंने काफ़ी तारीफ थी, उसे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने देखना चाहा था। उस समय उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी बड़ा इंप्रेस करता है, क्या लगता है? तो मैंने कहा छोड़ दीजिए सर। फिर मैंने उनसे कहा यदि आपका इंटरेस्ट है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 19 मार्च आपकी आखिरी, यू टू बी स्टेप डाउन। उसमें प्लैनेट का कंजक्शन कुछ ऐसा बन रहा था कि उस समय राजयोग भंग हो रहा था। और सर फॉर्चुनेटली देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख की डेट दी थी और 19 तारीख को ही रेजिग्नेशन दिया कि उन्होंने, कमलनाथ जी ने। एक अब आज की डेट में अपन बात करें तो शनि जो है, शनि ने शिवराज सिंह चौहान को पुनः स्थापित किया। अदरवाइज पटेल साहब यहाँ बैठे हैं, हो सकता ऑन स्क्रीन या न माने, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता था मध्य प्रदेश का कि शिवराज सिंह चौहान वापस मुख्यमंत्री बने हैं। इंटरनली वहाँ नई घोड़ी नया धाम का ही एक नया फार्मूला था। और शिवराज सिंह चौहान सैद्धांतिक चरित्र की बातें करने लगे थे, मैं चिमटी से नहीं छूऊंगा कुर्सी को, चिमटी से भी नहीं छुआ, पूरी बाहों में डाल लिया उसको, ठीक है। अब वो शनि उनको वापस ले आया सर। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नोट डाउन कीजिएगा, 100 पहलवानों से लड़ लो, भाग्यवान से मत लड़ो। पहलवान को पटक नहीं दे सकते। इस उपचुनाव में कौन भाग्यवान है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ आपको। राहुल ने कमलनाथ को एक बार फिर से एम्पावर कर दिया है। यदि राहुल कमलनाथ जी को एम्पावर नहीं करते तो कमलनाथ जी आज कमरे में बैठते, मार्च के बाद बाहर ही नहीं निकल पाते। राहुल ने उनकी, क्या होता है, राहुल का अपना एक चरित्र होता है। राहुल 13 महीने के बाद अपना एक्सेलेट करता है स्पीड, और उसका कोई दिमाग नहीं है, उसका हाँ धड़ है वो तो, हाँ ठीक है, मस्तिष्क नहीं है उसका। 13 महीने तक रहा कुर्सी पे और एकदम बाहर किया, उसका 13 महीने का चरित्र होता है, ध्यान रखो। लेकिन एज ऑन टुडे
आप स्टार की बात करोगे तो कांग्रेस की कुंडली पे तो बात करना पड़ेगी ना मुझे, केवल कमलनाथ की कुंडली से तो काम नहीं चलेगा ना, और ये 28 उम्मीदवारों की कुंडली भी काम करेगी, उनकी भी तो काम करना पड़ेगी ना। तो ये अभी मतलब मैं आपको अभी कोई पंडिताई करूं वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपने जो मुझे जिस्ट पूछा है ये बता दूं कि कमलनाथ गिव अप करने वाले व्यक्ति नहीं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आने वाले समय में और कंटेस्ट अच्छा करेंगे, सरकार बने या ना बने मेरा अभी विषय नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड और तमाम प्रकार की बातें हैं। मैं कुछ संजय की दृष्टि वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन वाली बात कर रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान 24 सितंबर से फिर से थोड़े एस्ट्रोलॉजिकली कमजोर हुए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लग क्या रहा है आपको कि शिवराज रहेंगे या नहीं रहेंगे? जैसा आपने कमलनाथ जी के लिए कह दिया कि 15 मार्च को यू हैव टू स्टेप डाउन, तो because at that time I was talking about only Kamalnath candidate. This time I have to go on for 28 candidate who was fighting for on the part of BJP also. उनका भी तो रिश्ता So it रहेगा। is not easy to say that कि he is going to survive or not, but yes, उनका 24 सितंबर से जो स्टार एकदम घर से बिठा के लाए थे कि वो कमजोर हुए हैं। हाँ, वो कमजोर हुए हैं और वो आप आने वाले समय में परिणाम नारायण पटेल जी राजनीतिक समीक्षा करें, ज्योति जी समीक्षा तो हो गई, सितारे अपनी जगह पे हैं, भाग्यवान अपनी जगह पर है, लेकिन जो भाग्य शिवराज जी का है वो तो दिखता ही है। 15 साल मुख्यमंत्री रहना कोई छोटे मोटे भाग्य का बस की बात नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी इन 28 सीटों में नो चाहिए आपके लिए, नो आ भी जाएगी, क्या सिंधिया से पिंड छुड़ा पाएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें पिंड छुड़ाने का कोई मामला ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी आप बहुत दबाव बहुत है आपके ऊपर सिंधिया का। बहुत बेहतर जानते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व होता है और सब मिलकर निर्णय लेते हैं। नहीं, बहुत दबाव है सिंधिया का। आप देखिए, आप विभाग पहली बार मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ कि विभाग 7 दिन तक 8 दिन तक नहीं बटे। पहली बार ये हुआ कि आपको विचार विमर्श करने में समय अगर हो गया, उसको दबाव नहीं कहते, विचार विमर्श करने में समय और सबकी राय ली जाती है, सबकी मान्य। और ये थोड़ी स्थिति कुछ सेपरेट थी, क्षेत्रीय संतुलन। मैं मानता हूं कि ये परिस्थिति अभी कुछ अलग थी। जनरली जो एक ही जिले के 2-2 भदौरियाओं को आपको मंत्री बनाना पड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे तो बहुत सारे सिंह भी बन गए और ऐसे तो बहुत सारे पटेल भी बन गए, ऐसे पाटीदार भी बन गए। कांग्रेस कितनी सीट का अनुमान कर रहे हैं? देखिए ऐसा है प्रतीक जी, थोड़ा सा अपन बात कर लें सिंधिया की। सिंधिया जी का नेचर दबाव बनाने का है। कांग्रेस में भी थे सिंधिया जी, तो दबाव बना के सारे टिकट लेते थे और वही परिणाम है कि पट्टेवाद के कारण, जो कि उनके पट्टे थे सारे के सारे, इसलिए एकदम उनके साथ चल दिए। भारतीय जनता पार्टी में भी गए तो आदमी का जो मूल स्वभाव रहता है वो जाता नहीं है, किरदार बदलता नहीं है आदमी का। बदल ही नहीं सकता मूल। सिंधिया जी क्या है कि एक तो गुस्सेल टाइप के आदमी, आपने भाषण में भी देखा होगा, ये वो बिल्कुल अपना आपा खोए बैठे हुए हैं। तो उनका नेचर ऐसा ही है, क्योंकि हमने तो उनका नेचर बहुत अच्छी तरह से देख रखा है। और यहाँ पे भी इतनी दबाव की राजनीति करते थे कि 60 टिकट चाहिए। 60 टिकट कौन सी पार्टी देगी? क्या बीजेपी 60 टिकट देगी उनको? एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 60 टिकट लाए, 17 जीते, जो गए वही जीते 60 में से। उनको कलेक्टर उनको चाहिए, उनको एसपी उनको चाहिए, तहसीलदार उनको चाहिए, टीआई उनको चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी अभी तो मजबूरी थी, अब इस चुनाव के बाद में दृश्य अलग टाइप का रहेगा, जो मैं समझता हूँ। क्या इतना उनको मिलेगा? कलेक्टर आप देते थे ये एसपी सब मिलता था, पूछ लो राजा भाई साहब। मतलब आप क्या दबाव में थे? आप दबाव में शुरू से भी, आज से नहीं, शुरू से ही बड़े महाराज के समय से ही चला आ रहा है कि गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, कलेक्टर, एसपी, मंदसौर, जहाँ जहाँ उनका रहा है। हमें लगा कि सिंधिया जी वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा निकट है। जिस प्रकार से 370 राम मंदिर और 3 तलाक का उन्होंने समर्थन किया, सिंधिया जी वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो अंगीकार कर चुके हैं। उन्होंने 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि मैं मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी नहीं यार, वो तो बोल रहे थे शिवराज सिंह तुम्हारे खून के हाथ मरते दम तक नहीं निकलेंगे। ये तो भाषण बाजी है यार नारायण भाई, आप भी यही। और भारतीय जनता पार्टी की तासीर प्रतीक भाई बहुत अच्छे जानते हैं। यहाँ दबाव की राजनीति क्या दबाव कांग्रेस में करती, क्योंकि यहाँ क्षेत्र की राजनीति है। यहाँ कांग्रेस वही कह रहे हैं कि भाजपा दबाव नहीं सुनेगी, तो वहाँ वो टिक पाएंगे। मेरा कहने का मतलब जो उनका नेचर है, बेसिक नेचर उनका ये है, और बेसिक नेचर किसी व्यक्ति का बदलता नहीं है। कमल राज शर्मा जी, अगर आपके पास कोई आंकड़ा नया आया हो, चुनाव का प्रतिशत कितना हो गया? परसेंटेज तो वही चल रहा है जो अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये जो रघु भाई ने और पटेल साहब ने जो जिक्र किया कि ये भारतीय जनता पार्टी है, सिद्धांतों की बात है, चरित्र की बात है, मैं बहुत सही, बदल ही गया। मैं आपके लाख टके आपके दोनों की बात से सहमत हूँ
कि समुद्र में मिलने के बाद नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर समुद्र समुद्र ही रहता है। नदी जो है ना, काउंटिंग नहीं होती कौन सी नदी आई और कौन सी मिल गई। नीतीश कुमार का हश्र देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में थे, भारतीय जनता पार्टी से कोलैबोरेट करके अभी जीतने में पसीने छूट रहे हैं। आज जो मतदान का परसेंटेज है और जो पहला चरण हो चुका है, प्रतीक दादा उसको रिकॉर्ड पे ले लीजिएगा मेरे स्टेटमेंट को, अभी जेडीयू पिछड़ रही है। आज मोदी जी ने वहाँ 4 सभाएं इसलिए करी कि उनको समझ में आ गया जेडीयू वहाँ पे पिछड़ रही है। एक बात, उनका हश्र भी 2018 में जो शिवराज सिंह चौहान का था ना, उस दिशा में जा रहे हैं वो, कि उनको ये शिवराज जी को 2018 में भी ये गलतफहमी थी कि 135-140 सीट आ रही है। 145 का क्लेम करते थे, 109 पे आगे गाड़ी रुक गई। इसलिए रुक गई कि 20-22 उन लोगों को टिकट दिलाया शिवराज सिंह चौहान ने वीटो इस्तेमाल करके कि ये सब मेरे चेहरे पे जीत के आएंगे, आप तो टिकट दे दीजिए। वो सब 20-22 वही लोग हारे जिनको। तो क्या है, आप अब चरित्र सिद्धांत की बात इसलिए मत कीजिए, मायावती और अखिलेश एक हो जाते हैं, जो घोर विरोधी जिनकी राजनीति उसी पे टिकती थी विरोध करने पे। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट भी एक होने लगे, एक होने लगे। तो ये जनता जो सरकार चलाई कम्युनिस्टों ने, जिसमें इंद्रजीत गुप्त गृह मंत्री थे, उसको बाहर से समर्थन भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। हाँ, वीपी सिंह की सरकार को भी आपने समर्थन बाहर से दिया, बीजेपी ने दिया। सर जिस चौटाला के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा वो आपकी सरकार में पार्ट है हरियाणा के अंदर। जिस सिद्धांत तो रहे नहीं यार अजय भाई। हाँ, बस मैं यही कह रहा हूं, राजनीति में नहीं रहा। वो मैं यही कहना चाह रहा हूं, यही कह रहे थे अब राजनीति बहुत अलग हो गई। पार्टी के नहीं, अब प्रिंसिपल्स की बात मत करिए। अब आप हॉट स्टेटिंग की बात कीजिए, प्रिंसिपल हॉट स्टेटिंग की बात कीजिए, तो बात ही खत्म हो गई। अब तो अब रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात कीजिए, हॉट स्टेटिंग की बात कीजिए, इसके अलावा बात मत कीजिए कौन जीत के आ रहा है। आज देख रहे हैं बुजुर्ग लोग 60, 70, 75, 80 साल के लोगों को लोग ऐसे लेके जा रहे हैं वोट के लिए। उनको थोड़ी मालूम है कि खटका दबाने के बाद आपकी तो हैसियत खत्म और आपका वोट कितने में बिकेगा उसका कोई नक्की नहीं है। तो जो व्यक्ति व्हील चेयर पे वोट देने जा रहा है, लोकतंत्र उसके कदमों पे खड़ा है और उसके कदम कैसे धराशायी होते हैं आप और मैं रोज देख रहे हैं। देश का कोई सा मॉडल उठा के देख लीजिए, किसी भी पार्टी का विधायक रात को आपके साथ है, कल सुबह उसके साथ है। क्या है जनता, राजनीति गंदगी की तरफ बढ़ रही है और मतदाता का ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसा जनादेश दे जो लोगों में, खासतौर पर राजनेताओं में जागरूकता लाए, कुछ उनका चरित्र मजबूत बनाए। क्योंकि अगर हम गलत लोगों को चुनते रहेंगे, हम अगर जाहिल लोगों को चुनते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा। आम चुनाव का मतलब ये होता है कि कम सड़े हुए गले हुए आम का चुनाव कर लिया जाए। ये हम करते आए हैं। छोटी बुराई को हम हमेशा चुनते हैं बड़ी बुराई की तुलना में। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम बुराई को ही ना चुनें? और ये तब संभव हो पाएगा जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और किसी विषय के विशेषज्ञ लोग राजनीति में सक्रिय नहीं सर, बड़े लिखे लोग तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन विषय क्या है, विशेषज्ञ लोग, सुप्रीम कोर्ट टाइप के जब तक कोई इनका गाइडलाइन नहीं बनेगा, देश की राजनीति अब गाइडलाइन। देखिए देश पूरा सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, न तो सरकारें चला रही है न ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, देश सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल है, हर बड़ी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आज देख लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा आयोग को कि आप कौन होते हो कमलनाथ को स्टार प्रचारक के लिस्ट से बाहर करने वाले। तो आयोग और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन गाइडलाइन फिक्स होना चाहिए, चाहे वो दल बदल की बात हो, चाहे डिफेमेशन हो, ये सब चीजें कानून के रूप में आएगी। आप बहुत समझदार व्यक्ति को चुन के भेज रहे हैं, लेकिन वो बिक जाएगा, क्या करोगे आप? उसके क्या श्योरिटी? नहीं बिकेगा। आप, मैं आपकी नजरों में समझदार हूं, मैं कल बिक जाऊंगा, उसकी क्या श्योरिटी? मैं नहीं बिकूंगा। मेरे पे कंपल्सन होना चाहिए, बाउंडेशन होना चाहिए कि आप किसी सूरत में बिक नहीं सकते, आप खारिज कर दिए जाओगे। लेकिन बिकने की जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें हृदय परिवर्तन भी एक शब्द आता है। अगर कोई अपने विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की भावनाओं का आदर नहीं करता है, उनके काम नहीं करता है, उनके अनुरूप नहीं जो संकल्प पत्र के अनुसार काम करता है, तो वो अपना हृदय परिवर्तन करने का अधिकार यही संविधान हमें देता है। और वही हमारे 28 उम्मीदवार 25 उम्मीदवारों ने किया है और उन्होंने कोई गलत कौन संविधान में अधिकार था उसका उपयोग किया। संविधान के निर्माता ने कभी, और संविधान इसके लिए कोई रोक नहीं करता। संविधान के निर्माता बाबा साहब, ये पहली बार नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। ये चुनाव तो उपचुनाव इसलिए होते थे, तो तब भी नहीं सोचा था जब किसी की डेथ हो जाएगी या विशेष परिस्थिति में, ऐसा थोड़ी था कि तब भी नहीं सोचा था। मेरा मतलब ये है कि ये लोकतंत्र को मजबूत जो है, इस देश का अनपढ़, बिगर इंटरेस्ट के कोई आदमी नहीं जाता। इस देश का अनपढ़ और गरीब मतदाता इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। आप लाख बिक लीजिए, आप लाख खरीद लीजिए, लेकिन इस देश का मतदाता बहुत समझदार है, जागरूक है। वो सबसे शराब ले लेता है, सबसे कंबल ले लेता है, सबसे पैसे ले लेता है, लेकिन करता मन की है। और यही मन की
आज भी कर रहा है, आज भी करेगा शाम तक, और 10 तारीख को पता चलेगा कि उसके मन में क्या था। देखते रहिए DGRA न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।